मेरा दामाद जब भी हमें यानी माँ बेटी को घुमाने ले जाता तो मुझे अपना एक बैग पकड़वा देता। मैं हैरान होती कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है, जबकि वो हम दोनों का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन जिज्ञासा के चलते मैंने वो बैग खोल ही लिया, और जो देखा उससे तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। यह कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, और जिस औरत की जिंदगी पर यह आधारित है, मैं अब वही कहानी उन्हीं की जुबानी बयान कर रही हूँ। इसमें असली नामों की जगह फर्जी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही मेरी शादी हो गई। समीर मेरे दूर की बुआ के बेटे थे और विदेश में नौकरी करते थे। शादी के बाद मैं भी उनके साथ बहरीन चली गई। 5 साल बाद जब वापस लौटी तो एक दिन माँ से बातचीत में मोहल्ले की पुरानी पड़ोसन मौसी निम्मी के बारे में पूछा। माँ ने बताया कि वो कुछ अरसा पहले मोहल्ला छोड़कर कहीं और चली गई है। बताती चलूं कि निम्मो मौसी का असली नाम नम्रता था, लेकिन सब उन्हें प्यार से निम्मो ही कहते थे। उनका हमारे घर आना जाना बहुत था। खूबसूरती और नखरे की वजह से मोहल्ले में बहुत प्रसिद्ध थी। खैर, माँ ने इतना ही बताया कि उन्होंने कहीं और से कर ली है। मैंने भी ज्यादा विवरण से नहीं पूछी, ना कि कब गई, क्यों गई और अब कहाँ है। सोचा फिर कभी पूछ लूंगी। बहरीन से आए मुझे 2 हफ्ते हुए थे कि एक दिन मैं अपनी बहन के साथ बाजार से खरीदारी करके लौटी। दूर से देखा कि एक औरत माँ के पास बैठी है। वो कुछ जानी पहचानी सी लगी। वो माँ से बातें करते हुए बार बार अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछ रही थी। जब मैं करीब गई तो देखा, अरे ये तो मौसी निम्मो है। सोचा, आह जालिम वक्त, ये क्या कर दिया इस औरत के साथ, जो कभी हुस्न की मूरत हुआ करती थी, आज बिल्कुल टूटी बिखरी सी लग रही थी। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गई। वो अपने गम में इस कदर डूबी हुई थी कि मेरी तरफ ध्यान ही न दिया। मैंने उन्हें सलाम किया तो चौंक कर मेरी ओर देखा और फिर बड़ी खुशी से गले लगा लिया। मेरे पति और बच्चों का हाल पूछा और फिर दोबारा माँ के साथ बातचीत में खो गई। वो माँ से कह रही थी, मेरी बड़ी बहन आप ठीक कहती थी, लेकिन मैंने कभी आपकी बातों पर गौर नहीं किया। मैंने अपने गलत कदमों को नहीं रोका और आज सब कुछ खो चुकी हूँ। वो फांसी कमाते थे, मेहनत करते थे हमारे लिए। ये और बात है कि उनकी आमदनी कम थी। अगर मैं कायरे से काम लेती तो उस कम आमदनी में भी इज्जत से गुजारा हो सकता था। लेकिन अफसोस, इंसान जब अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागता है तो जिंदगी के असल सुकून को बहुत पीछे छोड़ देता है, और फिर अक्ल तब आती है जब हाथ में कुछ नहीं बचता। मुझे आज ये समझ आया है, मैंने अपनी ख्वाहिशों के पीछे सब कुछ कमा दिया और आज मेरे पास सिर्फ पछतावा ही बचा है। वासी के साथ मैं कितनी महफूज थी, मगर फिर भी हर वक्त खुद को गैर महफूज महसूस करती रही। हमेशा यही सोचती कि ये मिस्त्री है, मजदूर है, इनकी आमदनी कम है। काश कोई और काम करते तो शायद हमारा हाल कुछ और होता। मैट्रिक पास थे, लेकिन फिर भी मजदूरी ही मिली। आज सोचती हूँ, वो मिस्त्री थे तो क्या हुआ, मेरे रखवाले तो थे। मगर तब अकल ही कहाँ थी। जब कभी उन्हें ठीक ठाक का काम ना मिलता था तो वह तब भी सीमेंट की बोरियां ढोते ताकि दिहाड़ी चाय ना हो। और और वह कुछ ना कुछ कमा कर ही गिर जाए। सारे दिन की मशक्कत के बाद जब घर लौट कर आते तो कमर अकड़ जाती। तब सो ना पाते तो मुझसे कहते कि तेल गम करके मेरी कमर पर लगा दो। मैं दर्द से करवट नहीं ले पा रहा और मैं बचाए उनसे हमदर्दी करने के आगे से कहती, हाय मेरा नसीब तो जो थोड़े से पैसे लाए हो, इससे तो कल की दाल सब्जी और घी भी मुश्किल से आएगा। मैं क्या सारी जिंदगी अपने ख्वाहिश को तरसती ही रहूंगी। यही सोचकर रोज खुद को तसल्ली देती हूँ कि शायद हमारे भी हालात सुधर जाए। मगर मुझे लगता है मेरे नसीब में तुम्हारे साथ बस यह तंगे ही लिखी है। भगवान ने मुझे इतनी अच्छी सूरत दी है, मगर हम अच्छा खाने और पहनने को तरस गए हैं। काश तुम कोई और काम कर लेते या अपने इस घर को आधा दुकान में बदल कर दुकानदारी ये कर लेते तो शायद 4 पैसे ज्यादा कमा लेते। वो मेरी जली कटी बातें सुनकर कहते, अच्छा ना लगाओ, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। बहन बेशक के इंसान को हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, मगर मैंने कभी शुक्र ना किया कि वह जैसे भी जितनी भी मशक्कत करते हैं हमारे लिए ही करते हैं। हमें तो 2 वक्त की रोटी पूरी खिलाते हैं, हम कभी भूखे तो नहीं सोए थे। तो दूसरी के लिए तड़पने लगता है। मैं भी दूसरी औरतों के फैशन और गाड़ी बंगले देखकर तड़पने लगती थी कि शक्लें तो मुझसे अच्छी नहीं है, लेकिन उनके नसीब कितने अच्छे हैं। एक काश मेरी शादी भी वासिक जैसे मामूली मिस्त्री की बजाय किसी पैसे वाले से हुई होती तो मैं और मेरी बेटी भी ऐश की जिंदगी बसर कर रहे होते। फिर सोचती मेरी जिंदगी तो जैसी तैसी गुजर गई थी। मगर अब मुझे अपनी नहीं, बल्कि अपनी बेटी सिमरन की फिक्र करनी चाहिए।
मुझे आकाश था कि मेरी बच्ची किसी अमीर घर ब्याही जाए, कम से कम वही ऐशोरत की जिंदगी बसर कर सके। सोचती, मैं जिन ख्वाहिश को सारी जिंदगी तरसती रही, वो उनके लिए ना तरसे मेरे पल्लू में तो धूल मिट्टी ही बात ही थी। निमो की यह ना समझ में आने वाली बात सुनकर अब मुझे बेचैनी हो रही थी कि निमो इस फालतू चीज से हटकर अस की तरफ आ जाए कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जो इतनी परेशान हाल आई थी। तभी अम्मी ने उनसे कहा, निमो बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? तुम तो ऐसे यहां से गई कि फिर एक बार भी हमसे मिलने नहीं आई। वो कहने लगी, आपा क्या करती, बस मजबूर थी। आपको एक रोज बताया था ना मुझे गाड़ी में न बाजार से वापस कराते हुए। मुझे गाड़ी में लिफ्ट दी थी। जब मैंने आकर आपको बताया था तो आपने मुझे मना दी किया था कि ऐसा ठीक नहीं है और गलती से भी किसी से लिफ्ट मत लेना। लेकिन सच कहूं तो मैंने आपकी बात पर तब कान ही न रखे थे। अम्मी कुछ सोचते हुए कहने लगी, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे नहीं याद अब कुछ भी, मगर निमो कहने लगी, एक रोज में घर के लिए कुछ जरूरी सामान लेने निकली थी। खरीदारी में मुझे ख्याल ही ना रहा कि कुछ रकम किराए के लिए भी बचा लो। जब आखिरी दुकान से खरीदारी करके बाहर आई तो देखा कि पर्स खाली हो चुका था। काफी परेशान हुई और सोचने लगी कि अब घर कैसे जाऊंगी। इतनी गर्मी में कट तक पैदल जाना भी था। आपको तो पता ही कि बाजार यहां से पास नहीं है। तभी मैं सड़क के किनारे खड़ी कभी इधर कभी उधर देख रही थी। इस फिक्र में थी कि कोई रिक्शा रोकूं और घर तक किराया आपसे लेकर दे दूंगी। इन्हीं सोचों में थी कि तभी एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और एक शानदार शख्सियत के मालिक शख्स ने विंडो से सर निकाल कर सवाल किया, क्या आपको सवारी नहीं मिल रही? मैं तेज धूप में आपको खड़े देख रहा हूं। मैं उसकी बात सुनकर हिचकिचाई तो वह कहने लगा, इतना मत सोचिए, मैं एक शरीफ आदमी हूं। इतनी धूप में आखिर आप कब तक खड़ी रहेंगी? तभी मैंने हिम्मत करके कह दिया, नहीं मिल रही। तभी खड़ी हूं। मेरी बात सुनकर वो गाड़ी से उतरा और फिर अपनी गाड़ी की अगली सीट का दरवाजा खोल दिया और कहने लगा, प्लीज बैठ जाइए और इधर लाइए, यह सामान मुझे दे दीजिए। उसने शॉपर मेरे हाथ से लेकर पिछली सीट पर रख दिए। मैं भी कुछ सोचते हुए उसकी गाड़ी में बैठ गई। कार का ऐसी ऑन था। इतनी गर्मी में मेरा जिस्म जो धूप की शिद्दत से तमतमा रहा था, ठंड का एहसास उसके लिए सामान राहत बन गया। मुझे अब सफर में मजा आने लगा। तभी सोचा, असल जिंदगी तो यह है, हमारी भी क्या जिंदगी है, बस पैदल धूप में चलना और चलना। उस वक्त भी ये ख्याल ना आया कि मेरा शौहर बेचारा हमारी खातिर इस तपती धूप में रेत और बजरी से घरों की तामीर करता है। जब मैं घर के दरवाजे कर कुछ ठंडा पानी उसको कहा, अंदर आकर कुछ ठंडा पानी पी ले, मैंने इकलाकन कहा था। लेकिन वो वाकई गाड़ी लॉक करके उधर आया और मेरे साथ घर में दाखिल हो गया। उस वक्त काम पर गए हुए थे, घर पर सायरा ही मौजूद थी। मैंने उस शख्स को एक कुर्सी पर अच्छे से बिठाया और सिमरन से कहा कि मेहमान के लिए ठंडा पानी लाओ। वो कहने लगी, अम्मी घर में बर्फ तो है, नहीं ठंडा पानी नहीं है। मेहमान ने सिमरन से कहा, कोई बात नहीं, जैसा भी पानी है ले आओ। मैं ठंडा पानी नहीं पीता, मुझे नॉर्मल पानी ही पसंद है। उसने तो शायद हमारी गुर्बत की लाज रखने को ऐसा कहा था। सिमरन जग भर कर पानी ले आई। उसने एक गिलास पानी पिया और फिर चलने को हुआ। चलते वक्त उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाल कर दिया और कहने लगा, इस पर मेरा नाम और पता दर्ज है। अगर आप लोगों को कभी कोई काम पड़ जाए तो फोन कर लेना। वो ये कहकर चला गया। काला निमो मेरी अम्मी से कहने लगी, पापा वो मुझे बहुत अच्छा इंसान लगा। आपसे भी मैंने एक बार जिक्र किया था तो आपने कहा था निमो ने एक अनजान आदमी को घर के अंदर बुलाकर गलती की है। ऐसे ही किसी अनजान शख्स को घर नहीं बुलाते, अमीर आदमी था। तो क्या हुआ, जवान बेटी के होते जब पति भी अगर मौजूद ना हो, एक अनजान को घर बुलाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुझे तो बस उस वक्त किसी अमीर आदमी से जान पहचान बनाना अच्छा लगा था। मैंने सोचा था ऐसे लोगों से जान पहचान होगी तो ही मेरी सिमरन की किसी अमीर घर में शादी हो सके, वरना तो एक मिस्त्री की बेटी को पलक कैसे किसी खुशहाल घर ब्याह पाऊंगी। सोचती थी ऐसे ही मेहरबान लोग हम गरीब घरानों की बेटियों के लिए अच्छे रिश्तों का फरिश्ता बनते हैं। आपके मना करने के बावजूद मैंने उस शख्स से मिलना किया। उसका फोन नंबर उस कार्ड पर लिखा था। हमारे घर तो फोन नहीं था, सिर्फ वासी के पास था और मैं उनके मोबाइल से उस शख्स से राब्ता नहीं रखना चाहती थी। उसे नजदीकी पीसीओ से जाकर फोन करती थी। यूं ही हमारी दुआ सलाम का सिलसिला बढ़ा। बातों बातों में एक दिन मैंने जयराज साहिब से अपना मुद्दा बयान कर ही दिया
कि मुझे अपनी बेटी के लिए किसी खाते पीते घराने का रिश्ता चाहिए। अगर आप अपने किसी शरीफ जानने वालों में मेरी सायरा का रिश्ता करवा दें तो मैं उम्र भर आपको आशीर्वाद दूंगी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, जरूर, यह तो नेकी का काम है। मैं जरूर कोशिश करूंगा। आपकी बच्ची बहुत अच्छी शक्ल और सूरत की है, उसका रिश्ता होने में देर नहीं लगेगी। फिर वह कहने लगा, आप ऐसा करो कि किसी रोज मेरे ऑफिस आ जाओ तो अच्छे से बात कर लेते हैं। मैंने हामी भर ली। उसने मुझे पता समझा दिया और एक रोज में बासी के काम पर जाने के बाद उसके ऑफिस चलेगी। उसने मेरी खूब आओ भगत की सारी बातें जानने के बाद मुझे एक रिश्ते का बताया और कहने लगा कि रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत अमीर कदीर आदमी है, पहली बीवी मर चुकी थी और कोई औलाद नहीं है। अब वो साहिब दूसरी शादी किसी खूबसूरत और शरीफ घराने की लड़की से करने की ख्वाहिश है। उनका कहना है कि लड़की बेशक गरीब घराने से हो लेकिन नेक लोग हो, मुझे बस लड़की की शराफत होनी चाहिए। फिर वो मुझसे कहने लगा, मेरे ख्याल में तो आपकी बेटी के लिए रिश्ता बढ़िया रहेगा। फिर कहने लगा, मगर एक बात बता तो कि उस बिजनेसमैन की उम्र 45 साल के लगभग है, जबकि आपकी बेटी शायद बम मुश्किल 18 साल की होगी। खैर, उम्रों से कुछ नहीं होता, वो आदमी बहुत अच्छा इंसान है। आपकी बेटी के साथ साथ आप लोगों के भी हालात बदल जाएंगे। पति से बात कर लो, वो राशि हो तो आगे बात चले। ठीक है, मैंने जयराज से कहा कि पति से बात कर लो तो आपको अनु फोन करूंगी। घर आकर मैंने वैभव से बात की कि हमारे मोहल्ले की एक जानने वाली औरत हमारी सिमरन का रिश्ता लाई है। कहती है कि एक अमीर बिजनेसमैन है, कार कोठी और काफी बड़ा कारोबार है, घर में किसी चीज की कमी नहीं है और बहुत अच्छे लोग हैं, मगर उसकी उम्र 45 साल है। आपका क्या ख्याल है? साल है। मेरी बात सुनकर वैभव जैसे चौंक उठे, कहने लगे, अरे मेरी उम्र 45 से 2 वर्ष कम है और तू खुद 35 36 की है और बेटी ब्याने चली है। मेरी उम्र से भी बड़े शख्स के साथ बस दौलत के लालच में कुछ दिमाग का इस्तेमाल कर फिर हमारी उनसे औकात और न कोई जान पहचान। मुझे हरगिज यह रिश्ता कबूल नहीं है। बासी के करे तेवर देखकर मैं समझ गई कि यह उसे रिश्ता हरगिज कबूल नहीं है। मैंने भी कह दिया कि आपको ना सही मुझे तो यह रिश्ता पसंद है। मैंने तब वैभव को यह कहा था। मदर चाहती थी कि वह भी खुशी से तैयार हो जाए और दोनों खुशी खुशी बेटी को विदा करें। उसके बाद मैंने उन्हें बहुत मनाया मगर वो किसी तरह ना माने। आखिर एक रोज तंग आकर मैंने कह दिया कि मैं पहले तुम्हारे साथ रहकर से तंग हूं। अगर तुम सीधी तरह नहीं माने तो मैं बेटी को लेकर कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ बयान करवा कर उसकी शादी उस अमीर आदमी से कर दूंगी। सोचो भला तब तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। वैभव बेचारे मेरे इस रोज रोज के झगड़े से परेशान रहने लगे थे। वो मेरी इस धमकी से डर गए। वो बेचारे तो शायद पहले ही दिल के मरीज थे, मगर कभी अपना चेकअप ना करवाया तो हमें मालूम ही ना था। अगले रोज जब किसी बंगले की छत पड़नी थी और वह देकर मजदूरों के साथ शटर पर चढ़े थे, उन्होंने भाई दिल में दर्द महसूस किया। गर्मी थी, पसीना बहने लगा, मगर तकलीफ की परवाह न की। सूरज की तपश और फिर दिल का दौरा पड़ा और तर से ऊपर से गिरे और जमीन पर आ रहे नीचे भी बजरी और ईंटों के टुकड़े थे जिनसे सर पर चोट लगी और बेसुध हो गए। ठेकेदार ने मिलकर उन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल वालों ने माना किया कि उनकी आत्मा तो पहले ही विदा हो चुकी है, यूं वो जिंदा घर वापस ना आए। मुझे जहां उनकी मौत का सदमा था वहां यह खुशी भी हुई कि वह कांटा निकल गया जो हमारी खुशियों को अमीरी में बदलने की राह में रुकावट था। अब मैं अपनी बेटी की शादी जुबैर के जरिए एक अमीर आदमी से करवा सकती थी। वासी की वफात के 2 माह बाद ही मैंने घर बेचा और जुबैर साहिब के बंगले चली गई। उनका कहना था कि अगर हम लोग पुराने घर में तो कोई खुशहाल घराना आपकी बेटी को बयान वहां नहीं जाएगा। उन्होंने अपनी कोठी का एक हिस्सा रहने के लिए हम माँ बेटी को पेश कर दिया। मैं यहाँ आकर और यहाँ की ऐशो आराम जाहिर किया था कि हम उनके रिश्तेदार हैं। अब मुझे बस इंतजार था कि कब वो मेरी बेटी की शादी किसी अमीर घर में करवाते हैं। वो मेरी अम्मी से कहने लगी, बहन, आपसे भी सिर्फ इसलिए मिलने नहीं आई कि पुराने मोहल्ले वालों से कोई वास्ता या ताल्लुक न रहे। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बुरे वक्त का किसी को पता भी न लगे। आप जानती हैं कि सूरत संवार में तो मेरी सिमरन पूरे इलाके में सबसे बढ़कर थी। बस गरीबी की जंजीरें थीं जो उसे रोक रही थी और मैं उन जंजीरों को तोड़ देना चाहती थी। नीमो की ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी। वाकई सायरा अपनी माँ से भी ज्यादा हसीन थी। फिर वो मेरी माँ से कहने लगी,
मगर ये भी सच्चाई है आपा कि भगवान इंसान का नसीब उसकी सूरत देखकर नहीं लिखता। इसीलिए कभी कभी आदमी की औकात से बड़ी बातें सोचना सिर्फ तकलीफ देता है। अपनी हैसियत से ज्यादा छलांग लगाने वाला अक्सर चोट खाता है। मुझे भी जयराज की शख्सियत और दौलत ने बहुत आकर्षित किया। मुझे लगा कि यही मेरा सच्चा हमदर्द है। चंद हफ्ते हमारे बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन उस दौरान जयराज ने सिमरन के रिश्ते की कोई बात नहीं की। तब एक रोज उसने मुझसे कहा, बहन जी, जिस आदमी से आपकी बेटी का रिश्ता तय किया है वो अभी वतन नहीं आ सकता क्योंकि उसकी नेशनलिटी प्रोसेस में है, इसलिए आपको ही वहां जाना पड़ेगा। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, कहाँ जाना होगा? तो उसने कहा, विदेश यानी जर्मनी। मगर आप बेफिक्र रहिए, जब मुझ पर एतबार किया है तो अब घबराने की कोई बात नहीं। आप और सायरा तैयार रहिए, हम कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहे हैं। बहन मेरी अक्ल जैसे कुंद पड़ गई थी। मैं सिर्फ इस ख्वाब में जी रही थी कि मेरी बेटी अमीर घर जाएगी और मैं भी उसके साथ ऐश करूंगी। हम तैयार हो गए। जब हम जर्मनी जा रहे थे तो रास्ते में उसने मुझे एक बैग थमा दिया और कहा कि एयरपोर्ट पर उसका एक दोस्त उसे ले लेगा। वहां जाकर वाकई उसका दोस्त आया, बैग ले गया और हमें होटल में ठहरा दिया गया। मुझे तभी शक हुआ कि जरूर इस बैग में कुछ ऐसा है जो वो खुद लेकर नहीं जाना चाहता। मैंने बैग खोलने की कोशिश भी की, मगर वो बहुत मजबूती से बंद था। जुबैर ने हमें बहाना दिया कि वो शख्स किसी जरूरी काम से कनाडा चला गया है, इसलिए हमें दोबारा आना होगा। हम वापस लौट आए। 1 महीने बाद फिर से उसने सफर की तैयारी करवाई, मगर इस बार वो खुद हमारे साथ नहीं आया। कहा कि मेरी मीटिंग है, मैं अगली फ्लाइट से आऊंगा, तुम बैग लेकर चली जाओ, एयरपोर्ट पर मेरा दोस्त मिल जाएगा। मैंने फिर उसका बैग उठा लिया और हम रवाना हो गए। रास्ते में मेरा दिल कई बार घबराया, मगर कर कुछ नहीं सकती थी। होटल पहुंचने पर उसका दोस्त आया और बैग ले गया। अगले दिन जयराज भी वहां आ गया, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो हमें अपने किसी गैरकानूनी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैंने फैसला कर लिया कि अब हम ऐसा सफर नहीं करेंगे। मैंने साफ कह दिया, अब मैं इस काम का हिस्सा नहीं बनूंगी। उसने कहा, क्या तुम्हें अपनी बेटी की किसी अमीर घर में शादी नहीं करनी? मैंने जवाब दिया, नहीं करनी। अगर इस तरह करनी पड़े। मेरे मना किया तो उसका रवैया बदलने लगा। अब वो सिमरन के करीब होने लगा, उसे महंगे कपड़े दिलवाता, होटल ले जाता। मेरी बेटी भी अब उसकी झूठी चमक धमक में खोने लगी थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर अब मेरी बातों का उस पर असर नहीं होता था। फिर एक दिन मैंने जयराज से पूछ ही लिया, आखिर तुम्हें सायरा से इतना लगाव क्यों हो गया? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस आदमी की उम्र 45 साल थी, तुमने बिना देखे उस पर भरोसा कर लिया था। मेरी उम्र सिर्फ 43 है, तो फिर मुझ में क्या कमी है? मेरे पास भी दौलत है और दुनिया की सारी ऐशो आराम की चीजें मौजूद है। आखिर मुझसे सिमरन की शादी करने पर तुम्हें क्या एतराज है? यह सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने कहा, तो तुम पहले ही अपनी नीयत बता देते, मैं खुद तुम्हें अपने शौहर से मिलवा देती। अगर तुम सामने होते तो क्या पता वो तुम्हें पसंद कर लेते। मगर अब वो शख्स मौजूद नहीं रहा, इसलिए कभी मानते नहीं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अब ये कहानियां मत बनाओ, अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे तय कर दो और अपना भी मुस्तकबिल महफूज कर लो। मैंने कहा, पहले मैं तुम्हारी असलियत से वाकिफ नहीं थी, मगर अब जान चुकी हूं। मेरी बेटी मासूम और भोली भाली है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे शादी इसलिए करना चाहते हो ताकि उसे अपने गैरकानूनी धंधों में इस्तेमाल कर सको। एक दिन मेरी बच्ची को भी अपने साथ उस रास्ते पर ले जाओगे? वो हंसते हुए बोला, अरे बहन जी, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। कैसी अजीब बातें सोचती रहती हो नई माँ बीबी। मुझे तो तुम्हारी बेटी पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। मैं तो चाहता था कि तुमसे उसके रिश्ते की बात करूं, मगर जब तुमने खुद बात की तो मैंने भी इरादा कर लिया कि वक्त आने पर बात को आगे बढ़ा दूं। और अगर मैं ऐसा कोई कारोबार करता भी हूं तो तुम्हें उससे क्या? तुम्हें तो मेरी दौलत से मतलब रखना चाहिए। मैं सायरा को ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि वो भी मेरे कारोबार में शामिल होकर करोड़ों कमा सकेगी। जयराज की बातें सुनकर मैं कांप उठी। सायरा तो अभी बच्ची थी। जब नए फैशन की चीजें मिलने लगीं तो वो भी मॉडर्न बनने के शौक में उसकी बातों में आने लगी। अब वो भी मुझसे कहने लगी, माँ, पहले तो आप ही कहती थी कि अमीर लड़का मिल जाए तो शादी कर लेना। अब जब कोई अमीर मिल गया है तो आप डरने लगी। जुबैर बहुत अच्छे इंसान है, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो तो जयराज पर पूरी तरह भरोसा करने लगी थी। वो मासूम थी, लेकिन मुझे अब ये डर सताने लगा था कि जयराज उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसे उस दलदल में धकेल देगा जहां से वापसी मुश्किल होती है। जयराज ने उसके लिए घर पर ट्यूटर रखा था जो उसे इंग्लिश सिखा रहा था। उसे रोज पार्लर ले जाने लगा, उसे फैशन की तरफ ले जा रहा था।
अब मेरी बेटी का जयराज की तरफ झुकाव मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे यकीन था कि यह शख्स दौलत के लिए मेरी बच्ची को कुर्बानी का बकरा बना देगा। जब मैंने इस पर एतराज जताना शुरू किया तो जयराज ने कोशिश की कि मेरी बेटी मुझसे बगावत कर दे। सिमरन भी अब उलझन में थी कि किसकी बात माने, मेरी या जयराज की। वो कशमकश में थी और मैं खुद मौत के किनारे आकर खड़ी हो गई थी। बहन, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आ आ आ आ जयराज ना मेरी बेटी को छोड़ने को तैयार है और ना ही मेरी बेटी उसे छोड़ना चाहती है। ये कहकर वो रोने लगी। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा तो ये मामला है। निमो चली गई। वो अम्मी की बहुत इज्जत करती थी और हर दुख सुख उनसे साझा करती थी। शाम को अम्मी ने पिताजी से मशवरा किया। पिताजी वैभव मिस्त्री को सालों से जानते थे। वो एक शरीफ और मेहनती इंसान था जिसने हमेशा हलाल की रोजी कमाई। पिताजी ने कहा, नलिनी, माँ से कहो कि किसी तरह अपनी बेटी को वहां से निकालकर हमारे पास ले आए। आगे का इंतजाम हम कर लेंगे। अगले रोज निमो आई। अम्मी ने उन्हें यही बात समझाई। निमो की हिम्मत बढ़ी और 4 दिन बाद वो अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आ गई। मेरे पिताजी ने वैभव मिस्त्री के गांव जा चुके थे, जहां उनके कुछ रिश्तेदार रहते थे। उनके एक चाचा के बेटे से भी पिताजी की जान पहचान थी। पिताजी ने जाकर उसे सारी बात बताई तो उसने कहा, मैं आपके साथ चलता हूँ। सिमरन वैभव की बेटी है तो मेरी भी बेटी है। वो हमारी इज्जत है। मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा और उसकी शादी अपने बेटे से कर दूंगा। बस अगर वो माँ बेटी गांव में रहना मंजूर कर ले। माँ ने ये बात निमो को बताई और वो राजी हो गई। मेरे पिताजी खुद उन माँ बेटी को वैभव मिस्त्री के साथ गांव छोड़ने गए और यूं सिमरन की शादी उसके रिश्तेदार अजय से हो गया। उन्हें अमान मिल गई। पिताजी इस नेक काम को पूरा करके घर लौट आए। हमने भगवान का शुक्र अदा किया कि एक गरीब और शरीफ आदमी की बेटी इज्जत के साथ अपने घर की होकर सुरक्षित हाथों में चली गई। बाद में निमो ने बताया कि जयराज की बीवी और बच्चे पहले से थे, जो एक अलग कोठी में रहते थे। वो सिमरन को सिर्फ अपने गलत मकसद के लिए दूसरी बीवी बनाना चाहता था, ताकि उसके जरिए अपना धंधा और दौलत बढ़ा सके। मगर शुक्र है कि नलिनी को वक्त रहते अकल आ गई और वो अपनी बेटी को उस दलदल में जाने से रोक सकी। भगवान का आशीर्वाद है कि वो सब बहनों बेटियों के नसीब अच्छे करे।